विद्यार्थियों, मेरे हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं या चर्चा करने जा रहे हैं तुम्हारे पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ नींव के ईंट के बारे में। और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो पहले हमें लेखक के बारे में जान लेना चाहिए, इसलिए हम लेखक परिचय देख लेते हैं। यशस्वी ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी आधुनिक हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों में अन्यतम है। आप बहुमुखी प्रतिभा के अधिकारी थे। आपने गद्य लेखक, शैलीकार, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और हिंदी प्रेमी के रूप में अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। तो बेनीपुरी जी पत्रकारिता करते थे। बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया और आपकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या लगभग 100 में है और इसलिए इसकी रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है। और उनकी कृतियों में गेहूं और गुलाब, निबंध और रेखा चित्र, वंदे वाणी विनायको, ललित गद्य, पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल, कहानी संग्रह, माटी के मूर्ते, रेखा चित्र, अम्बपाली नाटक विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक सशक्त गद्यकार थे। उनकी भाषा शैली जीवंत, अलंकार युक्त, प्रवाहमयी और ओज गुण से परिपूर्ण है। रेखा चित्र, संस्मरण और ललित निबंधों की रचना में आपको विशेष सफलता मिली है। नींव के ईंट बेनीपुरी जी की रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में अन्यतम है। আমি মেলেগে পালো যে বেনীপুৰীজীৰ বিষয়ে পালো। সকলো কথা মানে গোটেইখিনি পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় বা বুজোৱাটো তোমালোকে ইয়াতে চাই ল'বা আৰু মই মেইন কথাখিনিহে তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। तो नींव की ईंट बेनीपुरी जी की एक रोचक एवं प्रेरक ललित निबंधों में है अन्यतम। तो नींव की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का अनाम सहित जो बिना किसी यश लोभ के समाज के नव निर्माण हेतु आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत है। सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। कंगूरे की ईंट का प्रतीकार्थ है समाज का यश लोभी सेवक जो प्रसिद्धि, प्रशंसा अथवा अन्य किसी स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। निबंधकार के अनुसार भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सैनिकगण नींव की ईंट की तरह है, जबकि स्वतंत्र भारत के शासक गण कंगूरे की तरह है। तो कंगूरे के ईंट है वो। तो भारतवर्ष के 60 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों के नव निर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। परंतु विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होराहोरी मची है। तो नींव की ईंट बनने के लिए की कामना लुप्त होती जा रही है और भारतीय समाज की नव निर्माण में ये बहुत ही जरूरी है। नींव की ईंट की जरूरी है और निबंधकार ने इसलिए देश के नौजवानों को आह्वान किया है कि वे नींव के ईंट बने और नव भारत के निर्माण में योगदान दें। এতিয়া কি কৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে নীঁৱ কি ईंट প্ৰতিকাৰ্থত কি কৈছে সমাজৰ সেই অনাম শ্বহীদসকলে যিসকলে ইয়াৰ ভেটিটো নিৰ্মাণ কৰি থৈ গ'ল, কিন্তু স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত যিসকলে ওপৰতে বাহ ল'লে সেইসকল হৈছে कंगूरे की। এতিয়া সেইটোৱে কৈছে ইয়াত। तो पाठ में जाने से पहले हम कुछ शब्दार्थ जान लें। सुडोल सुंदर आकार का, इमारत बड़ा पक्का मकान, कंगूरा महल का सबसे ऊपरी भाग, भद्दापन, कुरूपता, पुख्तापन, मजबूती, दृढ़ता। तो बेतहाशा शीघ्रता से मुनहशिर, निर्भर, शोहरत, प्रसिद्धि, शहादत, बलिदान, बरबस, बलपूर्वक। इसमें बराव होना चाहिए था, शुद्ध कर लेना।
नीव के ईट तो भेटीर इटा বুলি আমি ক'ব পাৰো नीव की ईट वो जो चमकीली सुंदर सुगर इमारत है वो किसी पर टिकी है किस पर टिकी है इसके कंगुरों को आप देखा करते हैं क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है तो लेखक का कहना है कि हम सदा ही चमकीले सुंदर इमारत की ओर ही देखते हैं लेकिन वो किस पर टिकी होती है किस पर खड़ा होता है हम उस पर नजर नहीं डालते जो नींव की ईंट होती है हमने सिर्फ कंगूरे की ओर ही देखा है मैंने ऊपरी भाग को देखा है कंगूरा मतलब महल या भवन का ऊपरी भाग शिखर का भाग तो जो सुंदर इमारत होती है हम उसे ही देखते हैं लेकिन हम नींव की ओर ध्यान नहीं देते तो ऐसा कहा गया है लेखक ने ऐसा कहा है कि আমি কি কৰো সদায় আমি ভেটিলৈ নাযাওঁ আমি ওপৰ যিটো বাহ্যিক সৌন্দৰ্য তাৰ ওপৰতে আমি গুৰুত্ব দিওঁ তো কৈছে আমি যিটো ভৱন দেখিম ওপৰতে দেখিম আৰু তলত যে ইটাটো যিটো ইটাৰ ওপৰত ভেটি কৰি সেই মহলটো বা অট্টালিকাটো গ্ৰহ লৈ উঠিছে তাৰ ওপৰত আমি কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিওঁ दुनिया चकमक देखती है ऊपर का आवरण देखती है आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है तो दुनिया क्या देखती है चकमकाती हुई चमकीली चीजें ही देखती है ऊपर का आवरण जो बाह्यिक आवरण होता है उसे ही देखते हैं लेकिन उसके नीचे उसके अंदर जो सत्य छिपी हुई होती है उसे कोई नहीं देखता हेतु কৈছে যে जितु चमकीला जिकमिकनी बा चमकी थका बस्तुटोर प्रतिहे आमार दृष्टि आकर्षित হয় কিন্তু আমি কি তাৰ ভিতৰত সেই জিকমিকনিটো আহিবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সত্যতা তাত লুকাই থাকে সেই সত্যটোৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ বুলি কৈছে ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो आवश्यक नहीं जितो सत्य হয় হি শিৱম হয় আৰু কিন্তু হি সদায় যে সুন্দৰে হ'ব সুন্দৰম সুন্দৰম হ'ব সেই কথাটো जरूरत नहीं বুলি কৈছে বা आवश्यक নহয় सत्य कठोर होता है कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं जिया करते हैं हम कठोरता से भागते हैं भद्देपन से मुख मोड़ते हैं इसलिए सत्य से भी भागते हैं नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं तो यहाँ क्या कहा गया है कि कठोरता और भद्दापन यानी कुरूपता साथ साथ जन्मा करते हैं दोनों साथ साथ जन्मा करते हैं जिया करते हैं एक साथ जीवित रहते हैं तो हम कठोरता से भागते फिरते हैं भद्देपन से यानी कुरूपता से मुंह मोड़ लेते हैं और सत्य से भी इसलिए हमें भागना पड़ता है नहीं तो हम क्या गाते इमारत के गीत नहीं गाते हम नींव के गीत गाते हमने আমি ভেটিৰ আমি সদায় গুৰিটোহে চালো দিন যে ক'ৰ পৰা সেই সত্যটো উদ্ঘাটন হৈছে আমি যেহেতু জানো যে সত্যৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে কঠোৰতা জড়িত হৈ আছে কঠোৰতাৰ লগত কুৰূপতা আমি কি কৰো কুৰূপতা দেখিলে আমি মুখটো ঘূৰাই দিওঁ আৰু কঠোৰতাৰ পৰা আমি পলায়ন কৰো সেই কাৰণে কৈছে যে इसलिए सत्य से भी भागते हैं আমি এই কাৰণে সত্যৰ পৰা আমি কি হয় আঁতৰি থাকো আমি মিছাৰ আশ্ৰয় লওঁ কিন্তু আমি সত্যৰ পৰা আঁতৰি থাকো কিয়নো তাত কঠোৰতা থাকে কুৰূপতা থাকে वह ईंट धन्य है जो कट चढ़कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोग लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है वह ईंट धन्य है इटा टू ईंट का मतलब है इटा जे वह ईंट धन्य है इटा तो धन्य जी काटी कुटी ताक की करा হয় कंगूरे महलर ऊपर भागत ताक বা উচ্চ শিখৰত তাক স্থাপন কৰা হয় আৰু बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है बरबस मतलब बलपूर्वक लोक लोचन माने মানুহৰ চকুক ই কি কৰে লোকচক্ষুক ই আকৃষ্ট কৰে হি যেহেতু ওপৰত থাকে হি উচ্চ শিখৰত থাকে আৰু মানুহৰ সদায় ওপৰলৈহে চকু যায় তললৈ চকু না যায় সেই কাৰণে কৈছে যে बरबस लोक लोचनों को आकृष्ट करती है किंतु धन्य है वह ईंट
जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गिर गई और इमारत की पहली ईट बनी। किंतु हे इटाटुको आमी धन्यवाद দিব লাগিব। কোনটো ইটাৰ কথা কৈছে? जो জমিনৰ মাটিৰ তলত হাত তলত সোমাই গৈছে আৰু কি কৰিছে, সেই ইমাৰতটো বা অট্টালিকাটোৰ প্ৰথম ইটা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। সেই ইটাটোক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব, আমি তাক স্বীকৃতি দিব লাগিব বুলি কৈছে। क्योंकि इसे पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्तीन निर्भर करती है। क्योंकि इसे पहली ईंट पर এই প্ৰথমটো ইটাৰ ওপৰতে কি হয়, মজবুতি ভৱনটোৰ বা মহলটোৰ যি মজবুতি বা পুখ্তেপন দৃঢ়তা, সি কিমান দিন টিকি থাকিব, তাৰ দৃঢ়তাটো আৰু তাৰ মজবুতি কিমান মজবুত সি, সেই সকলো কথাবিলাক কিহত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কৈছে, ইমাৰতৰ মানে এই মহলটোৰ সকলো কথাই এই ইটাটোৰ প্ৰথম ইটাটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কৈছে। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहासा जमीन पर आ रहेगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाए। तो क्या कह रहे हैं कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उस ईंट को अगर हम हिला देंगे तो क्या होगा, शीघ्रता से या जल्दी से ही वह कंगूरा जो ऊपर शिखर पर है वह गिर जाएगा मिट्टी पर। हे जितु इटार भेटिर इटाटो यदि आमी हिलाई दिওঁ তেতিয়া কি হ'ব, গোটেই ইমাৰতটোৱে পৰি যাব আৰু সেই যিটো ইটা সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰি সি শিখৰত আছে, উচ্চ শিখৰত আছে, সি গিৰি যাব বা পৰি যাব, তললৈ পৰি যাব। সেইকাৰণে কৈছে कंगूरे के गीत गाने वाले मनुष्य को कहा गया है कि हम नींव के गीत गाए, যে আমি ভেটিৰ গীত গাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি এখন নতুন সমাজ গঢ়িব পাৰিম। ऐसा ही उस लेखक ने कहा है और नव युवकों को इस ओर दृष्टि आकर्षित किया है। तो विद्यार्थियों, आज हमें ये पाठ यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आगे की पाठ लेकर हम फिर तुम्हारे पास आएंगे। आज के लिए यहीं से ही, धन्यवाद।